प्रिया रीड करो इसे। मैम चैप्टर 7 हो गया क्या? चैप्टर 7 नहीं हुआ है, चैप्टर 7 आप लोग रीड करेंगे पूरा, और उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगा आप लोग मुझे बताएंगे। सी, मैं जस्ट आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। ओके है उसमें चैप्टर 7 में जो ऑफेंसेस हैं वो आर्मी से रिलेटेड हैं, नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड। ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा ऐसे जिस पर से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और इसमें कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस हैं। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जैसे कि उनका तो अलग लॉ है, मार्शल लॉ, वही एप्लीकेबल होता है, पर कुछ सेक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं जो कि मिलिट्री और नौसेना या नौसैनिक पर एप्लीकेबल होते हैं। एक बार इन सेक्शंस को आप लोग पढ़ेंगे, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे पूछिए। इसलिए सीधे अब हम लोग पढ़ेंगे 141 चैप्टर 8 ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। 141 अनलॉफुल असेंबली, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आईपीसी, और इसे अच्छे से समझिएगा। चलिए, कौन रीड कर रहा है? प्रिया, रीड इट। मैम ट्रांस क्वालिटी मतलब एक मिनट, शांति समझते हो ना? शांति, पीस। यस जैसे कि अभी जब ये सेक्शंस को पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक दिन एग्जांपल दिया था, हमारे घर या जो भी हमारी कॉलोनी है, अगर आए दिन वहां झगड़ा होता है, आए दिन लोग गाली गलौज करते हैं और बहुत ज्यादा ऐसे बिहेव करते हैं, इकट्ठे 10-15 लोग, 50 लोग बार बार इस तरह की चीजें करेंगे तो क्या होगा? क्या हम पीसफुली वहां रह पाएंगे? नहीं। मतलब यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि व्यक्ति पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट कोई अपराध करता है तो ही अपराध है। लोक प्रशांति, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है प्रशांति या शांति को भंग करना। अगर आप जैसे कि रात में बहुत सारे डॉग्स एक साथ बार्किंग करते हैं तो भी हमको इरिटेट होता है। अब अगर वही एक्ट कुछ लोग मिलकर करते हैं, बहुत सारे लोग सड़कों पर हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी तरह का स्टेप लेते हैं, या जो पीस है उसे खत्म करते हैं, इंटरनल पीस को, तो वो सारे के सारे एक्ट इस कैटेगरी में आ जाते हैं। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि व्यक्ति व्यक्ति के अगेंस्ट अपराध करे तभी हम उसे अपराध की कैटेगरी में ले। अगर आप पब्लिक पीस को भी अफेक्ट करते हैं तो भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज बताई गई हैं जो कि इस अपराध की कैटेगरी में आती हैं। और इसमें ये वाला जो चैप्टर है इसे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, अभी हमारे आईपीसी के बहुत सारे सेक्शन हमको पढ़ने के लिए रह गए हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग उन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे जो हमारे काम का है। ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि एब्डक्शन और किडनैपिंग, कंफ्यूजन होता है। इसी तरह से दंगे क्या होते हैं, बलवा क्या होता है, अनलॉफुल असेंबली क्या होता है। ये इस तरह की एक्टिविटीज हैं जो कि हमारी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट सारी एक्टिविटी है। तो इन एक्टिविटीज में कहाँ कौन सी एक्टिविटी को किस धारा में मेंशन किया गया है, किस सेक्शन में बताया गया है, साथ ही उससे किए जाने पर किस तरह का पनिशमेंट है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारा का सारा पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो अपराध होते हैं उस कैटेगरी में आता है। ठीक है, रीड करो इसे। अनलॉफुल असेंबली, हिंदी में से बोलेंगे विधि विरुद्ध जमाव। पढ़िए प्रिया इसे। कोई भी पढ़ सकता है प्रिया, अगर नहीं है तो। Unlawful assembly. An assembly of 5 or more person is designated an unlawful assembly if the common object of the persons composing that assembly is first to override by criminal force or show of criminal force the central or any state government or parliament or the legislature of any state or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant, or second, to resist the execution of any law or any legal process, or to commit any or third, to commit any mischief or criminal trespass or other offense, or fourth, by means of criminal force or show of criminal force to any person to take or obtain possession of any property
or to deprive any property of the enjoyment of a right of way or of the use of water or other incorporeal right of which he is in possession of enjoyment, or to enforce any right to supposed right, or fifth, by means of criminal force or show of Wait, criminal force. wait, Yes, ma'am. है ना? देखिए, पहले तो हम अनलॉफुल असेंबली का मतलब देखें। अनलॉफुल असेंबली का मतलब होता है विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध का मतलब अपने आप में क्या हुआ? अनलॉफुल मीन्स जो कि हमारी विधि के विरुद्ध है। असेंबली मतलब लोगों का इकट्ठा होना, ठीक है? कितने लोग? 5 या 5 से ज्यादा, 5 और मोर पर्सन, मोर देन 5, ठीक है? अब ये अनलॉफुल असेंबली की कैटेगरी में कब आएगा? क्या 5 लोग इकट्ठा नहीं होते, 5 से ज्यादा इकट्ठा नहीं होते, वो इकट्ठा हुए तो क्या अनलॉफुल असेंबली हो गई? नहीं। कब वो मानी जाएगी? जब दे आर हैविंग कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक? अब ये कॉमन ऑब्जेक्ट में किस तरह का कॉमन ऑब्जेक्ट? फर्स्ट, एक वर्ड यहाँ देख पा रहे हैं आप, क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स का मतलब होता है हिंदी में आपराधिक बल। लिख लीजिएगा इसे। बल, पहले मैं बल समझा दूं, या तो वैसे तो आगे के सेक्शंस में आएगा। बल होता है किसी भी व्यक्ति का, थिंग का या किसी वस्तु का गति में अवरोध करना, परिवर्तन करना, चलायमान कर देना, कुछ भी, वो सारा बल में आता है। किसी व्यक्ति की नाव खड़ी है पानी में, वो बंधी हुई है, आपने कुछ नहीं किया, जाकर उसका डोर खोल दिया या वो जो रस्सी थी उसे खोल दिया। अभी क्या हुआ यहाँ पर? मैम रिपीट कर दो। ध्यान से सुन लिया करो एक बात में। पानी के किनारे, नदी के किनारे पर कोई नाव बंधी हुई है, ठीक है? बंधी हुई मतलब अगर नाव को खुला तो नहीं छोड़ सकते, वो तैर के चली जाएगी पता नहीं कहाँ। अभी आप वो जो इस रस्सी से बंधी है, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ उस रस्सी को खोल दिया। इसके पीछे आपका इंटेंशन ये था कि उस व्यक्ति की नाव डूब जाए और उसे नुकसान कारित हो। अभी आपने क्या किया? कोई फोर्स किया, किसी तरह का बल का प्रयोग किया है? यस मैम। ठीक है, यहाँ पर इस तरह की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो इसी में शामिल होती हैं। इसीलिए यहाँ स्पेसिफिक एक वर्ड बोला गया है, क्रिमिनल फोर्स। कॉमन अनलॉफुल असेंबली एंड कॉमन इंटेंशन, ये दोनों चीजें कब कंप्लीट मानी जाएंगी? जब दे आर हैविंग क्रिमिनल फोर्स, और क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल किसके अगेंस्ट? द सेंट्रल और एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant, ठीक? या तो इनके अगेंस्ट है वो क्रिमिनल फोर्स, या हमारे किसी ऐसी विधि के विरुद्ध है जो कि एग्जीक्यूशन में है, या कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। मतलब मिसचीफ का मतलब क्या होता है? रिस्ट्री। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, वो किसका पार्ट था? रिस्ट्री का। किस तरह से? बाय मीन ऑफ क्रिमिनल फोर्स, शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, और किसी चीज को पोजीशन में ले लेना, किसी प्रॉपर्टी को या किसी पर्सन के जो राइट्स हैं एंजॉयमेंट के, उनको वायलेट करना, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इस तरह की कोई एक्टिविटी करना। या फिफ्थ पढ़ो। By means of criminal force or show of criminal force, to compel any person to do what he is not legally bound to do, or to omit to do what he is legally entitled to do. या किसी भी तरह का प्रदर्शन करना, या किसी व्यक्ति को वैध रूप से आबद्ध नहीं है उसे करने के लिए लॉफुल कुछ भी ओमिट करने के लिए प्रेशराइज करना। अब देखिए, इसे एक एग्जांपल से समझिए। 10 लोग इकट्ठा होते हैं जनरल डिस्कशन के लिए, ठीक? एक सामान्य से मान लीजिए एक गार्डन में इकट्ठा हुए हैं, उनका कुछ मोटिव है, किसी चीज पर वो डिस्कस करना चाहते हैं, ओके? अभी यहाँ पर उन लोगों का हम लोगों ने 34 पढ़ा था, आप लोगों को याद हो तो, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य, ये दो अलग अलग चीजें। और मैंने कहा भी था कि 149 में हम इसे फिर से पढ़ेंगे, आप लोग मुझे रिकॉल करवाइएगा। यहाँ पर सामान्य आशय तो ठीक है, अभी हम कॉमन ऑब्जेक्ट पे आएंगे। ऑब्जेक्ट में हम क्या बोल सकते हैं? क्रिमिनल फोर्स हुआ, ट्रेसपास हुआ, किसी तरह का मिसचीव करना हुआ, जो आपका अग्रेशन है वो किसके विरुद्ध है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट है।
अगर इस तरह की एक्टिविटीज पे कोई पर्सन शामिल होते हैं, हो सकता है, एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं, हो सकता है जब वो असेंबल हुए थे उस समय वह उनकी असेंबली अनलॉफुल नहीं थी, पर उनके जैसे ही ऑब्जेक्ट परिवर्तित हुए या उन्होंने जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए हैं इसके अकॉर्डिंग कोई भी एक स्टेप लिया, उनकी जो असेंबली है वो अनलॉफुल में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आपराधिक बल का प्रयोग करना किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, व्यक्ति स्पेशली पब्लिक सर्वेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, इनके अगेंस्ट अगर आप इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, इस तरह का कोई भी अपराध करते हैं जो कि इन पांचों एक्सप्लेनेशन में आता है, ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने, जो जितने भी व्यक्ति हैं उन्होंने विधि विरुद्ध जमाव किया है, जिनका की मोटिव हमारी सरकार के अगेंस्ट है, या तो सेंट्रल या स्टेट या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट है, और या वो पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट है। यस मैम। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. वेलकम। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. ज्योति मैम, बस एक ही कहना है कि स्टूडेंट्स अपने वीडियो ऑन रखें। ओके मैम, ओके ओके। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज कीप योर वीडियो ऑन। एवरीवन। हेलो मैम, हाउ आर यू? अब समझ में आया अनलॉफुल असेंबली। यहाँ पर स्पेशली आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो ये है, कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग होते हैं जो कि स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या हमारे पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट या पब्लिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या किसी तरह के लॉ के अगेंस्ट या किसी तरह का मिसचीव करने के लिए या किसी पर्सन को जो कि लॉफुल किसी एक्ट को करने के लिए बॉन्डेड है बट उसे उसकी ड्यूटी से ओमिट करने के लिए इस तरह का कोई भी एक्ट करते हैं, तो ये माना जाएगा कि वह अनलॉफुल असेंबली में आया है। इसके लिए जो मेन एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? सबसे फर्स्ट 5 या 5 से ज्यादा लोग, ठीक है, 5 और मोर देन 5। ठीक, इसमें केस का नाम लिखिए, अच्छेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। फिर होगा कॉमन ऑब्जेक्ट, सेकंड वन कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम आगे डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। अब मैंने कहा कि कॉमन ऑब्जेक्ट है, अब वो कॉमन ऑब्जेक्ट 10 लोग हो सकता है किसी को कंडोलेंस देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, पर अभी ये क्या उनका कॉमन ऑब्जेक्ट यही है और वो 10 लोग हैं, तो क्या हम ये मान लें कि वो अनलॉफुल है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? लॉफुल है। ठीक है, अब अगर वो अनलॉफुल है तो क्या वो अनलॉफुल असेंबली है? यस, हम ये कहेंगे कि वो अनलॉफुल असेंबली कब मानी जाएगी? जब उनका सभी का जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो 3 चीजें हैं, 141 के लिए, 141 के लिए, अनलॉफुल असेंबली के लिए, तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर अनलॉफुल असेंबली नहीं होता है, सॉरी, अनलॉफुल असेंबली में कॉमन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा, पर क्योंकि एक्सप्लेनेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि इस तरह की एक्टिविटीज अगर क्रिमिनल फोर्स के साथ हैं तो ये मानी जाएंगी कि वह अनलॉफुल असेंबली की कैटेगरी में आती हैं। देखिए, इसमें हम एक केस पढ़ते हैं, बनवारी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें अभियुक्त कितने थे? जो एक्यूज थे वो 6 थे और उनके पास इवन हथियार थे, वेपन्स भी हो सकते हैं। इसमें सजा बढ़ जाएगी, अभी आगे जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो आप देखिएगा
विदाउट वेपन्स पनिशमेंट अलग है, उसका सिर्फ सदस्य होने के लिए अलग है, सदस्य होकर अपराध करने के लिए अलग है, ऐसे कई सारी अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने शिव प्रसाद और मानक सिंह नाम के दो व्यक्तियों को घेरा और उन पर चिल्लाकर कहा, दुश्मनों मार भगाओ, और सभी साथियों उसके साथ मारपीट करने लगे। उच्चतम न्यायालय ने डिसीजन दिया कि अभियुक्त गण निर्दोष थे, उन्होंने घटना पर मारपीट की जानकारी नहीं थी, जबकि वे स्वयं खतरनाक हथियार से सुसज्जित थे। अतः अवैध जमाव का सदस्य मानकर हत्या करने के लिए उन्हें दोष सिद्ध किया गया, क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट ही क्या था उन लोगों का, कि वो लोग मिलकर उन लोगों की हत्या करते हैं। इसी तरह इसमें कुछ केस लॉज आप लोग पढ़िएगा, जैसे बधारी कला बीका वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात और राम बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो कुछ केस लॉज आप पढ़ेंगे तो आपको इसके और भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अभी सभी को समझ आया? किसी को कोई डाउट है इसमें कि अनलॉफुल असेंबली होता क्या है? फिर से एक लाइन में मैं समझा दूं। 5 या 5 से ज्यादा लोग विद क्रिमिनल फोर्स अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ, जब सरकार के खिलाफ, सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, कोई लॉ हो सकता है, कोई पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टी हो सकता है, या अदर कोई क्रिमिनल फोर्स की एक्टिविटी हो सकता है, अगर ये लोग मिलके इस तरह का कोई भी क्राइम करते हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली की कैटेगरी में चला जाता है। अभी यहाँ फिर से एक चीज याद रखिएगा कि अगर अनलॉफुल असेंबली के द्वारा जो भी, पहली बात तो अनलॉफुल असेंबली अपने आप में एक अपराध है, फिर उनके द्वारा क्या अपराध किया गया है उसके अनुसार उन्हें पनिश किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका यही सॉल्व हो जाता है कि उनके किस एक्ट को किस तरह का पनिशमेंट दिया जाएगा, तो उनके द्वारा जो भी एक्ट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है। अब विधि विरुद्ध जमाव जो है, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अब अगर सिर्फ कोई उसका मेंबर होगा तो क्या होगा, ये माना जाएगा कि वो उसका मेंबर है। इसे देखिए, whoever being aware of fact which render any assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of an unlawful assembly। मुझे पता है बाहर 10 लोग खड़े होकर सरकार के खिलाफ कुछ धरना देने वाले हैं, वो लोग हथियार से लैस हैं, और हो सकता है वो लोग उन हथियारों से लैस होकर, एक मिनट, स्क्रीन क्या शो हो रहा है बेटा? 142 ही दिख रहा है ना? Yes, ma'am. ओके। हथियारों से लैस होते हैं, उनके साथ अगर कोई व्यक्ति जाता है और वहां जाकर खड़ा होता है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ उन 10 लोगों के साथ वो व्यक्ति 11वां व्यक्ति, हम उसे बोल सकते हैं कि हाँ दिस इज द 11th नंबर मेंबर, तो क्या वह व्यक्ति उस असेंबली का पार्ट माना जाएगा? क्यों योशिता? He knows the main object of the assembly. He knows. Yes. Now, yes, okay. क्योंकि यहाँ पर इवन, अब जैसे मान लो हो सकता है जब उसमें इंटर हुआ उसे नहीं पता था ये लोग क्या करने वाले हैं, वो इंटर हुआ, उसने किसी से पूछा तो भाई उन्होंने बोला कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट हथियारदार हमला करने वाले हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी करने वाले हैं, देयर विल बी क्रिमिनल फोर्स। अभी आपने जान लिया, अभी आप या तो ये कर सकते हैं कि तुरंत उससे आप बाहर हो जाएं, बट आपने नहीं किया, यू आर कंटिन्यूअसली इन इट। अभी यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, आपके जानने के बाद भी अगर आप उसका हिस्सा थे तो यू आर द मेंबर ऑफ देन असेंबली। मीन्स यहाँ पर उसका सदस्य होना जब माना जाएगा जब आपको पता है कि आप उनका ऑब्जेक्ट क्या है और इंटेंशनली आप उसमें शामिल होते हैं, जबकि आपको जानकारी हो जाती है कि उनका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, उसके बाद भी अगर आप उसका हिस्सा हैं तो ये बोला जाएगा कि आप अनलॉफुल असेंबली का पार्ट हैं। अब इसके लिए पनिशमेंट क्या होगा? तो इसके लिए पनिशमेंट होगा 6 मंथ्स। अब यहाँ 6 मंथ्स का पहले आप लोग यहाँ ध्यान रखिए कि अभी यहाँ पर उस असेंबली ने क्या एक्ट किया है, बहुत स्पेसिफिक यहाँ पर नहीं बोला गया कि किसी का मर्डर कर दिया है या बम ब्लास्ट कर दिए हैं या हथियार चला दिए हैं, अभी यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, और अगर उसे कोई क्रिएट करता है तो यहाँ पर 6 मंथ का पनिशमेंट विद फाइन और बोथ। अब ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म विद डेडली वेपन्स, देखिए यहाँ अब धीरे धीरे चीजें चेंज होती चली जाएंगी। घातक आयुध जिसे हम बोलते हैं, उनसे सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना, तो अब यहाँ पर जो पनिशमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 2 years। ठीक है। अब जैसे ही इसके बाद अब
किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है, सम्मिलित होना या बने रहना। मान लीजिए 50 लोग इकट्ठा होकर कहीं पर किसी सरकारी दफ्तर के बाहर धरना दिए बैठे हैं। गवर्नमेंट ने यह ऑर्डर दिया है कि सभी लोगों को वहां से अलग हो जाना चाहिए या उसे भंग कर दिया जाए या उस असेंबली को खत्म किया जाए, ठीक है, डिस्पर्स। अब इसके बावजूद भी लोग उसमें बने हुए हैं। कई बार होता है कि आपकी जो अनलॉफुल असेंबली है वो शुरू लॉफुल होती है पर खत्म अनलॉफुल तरीके से हो जाती है। पिछले कई सालों में देश में कई सारे ऐसे धरने हुए हैं, जैसे अगर आपको याद हो कृषि आंदोलन के पीछे हुआ था और अभी चल ही रहा था वो तो, और लास्ट ईयर हुआ था वो किसके अगेंस्ट था रोहित? नॉर्थ साइड में सबसे ज्यादा हुए थे, किसी को याद है? एनसीआर, करेक्ट, एनसीआर को लेकर, है ना। उसके लिए कितने लंबे समय तक चलते रहे थे, तो उनको भंग करने के लिए सरकार ने कितनी बार आदेश दिया है। अब अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उसको भंग किए जाने का आदेश दिया जा चुका है, उसके बावजूद उसमें बना रहता है, तो क्या होगा? उसका जो पनिशमेंट है वो कितना होगा? 2 years, फाइन और बोथ। ये एक तरह से जो हमारा सेक्शन 151 है ना, जिसमें कि हम प्रिवेंटिव एक्ट करते हैं और प्रिवेंशन के तहत लोगों को रोका जाता है, मतलब निरोध के तहत उन्हें, इवन अभी जो मास्क के लिए जो कार्यवाही चल रही है, कलेक्टर के जो आदेश हैं, इवन अगर कोई जानबूझकर इस तरह की एक्टिविटी करता है तो उस व्यक्ति को 151 में बंद कर लिया जा सकता है। तो यहाँ पर 145 भी इसी तरह का एक प्रिवेंटिव सेक्शन है कि अगर इस तरह का डिक्लेरेशन किया गया है तो आप उसे, उसके बावजूद अगर आप उसमें बने रहते हैं तो भी वो क्राइम है। अब है 146 रॉयटिंग, मीन्स बलवा करना। देखिए, अब मैंने जैसे कहा था ना कि विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली, रॉइट मतलब बलवा। रॉइट को जनरली हम लोग दंगा समझते हैं। दंगा जो जनरली आप लोगों ने सुना हो तो हम लोग जैसे हिंदू मुस्लिम्स के बीच होते हैं या दूसरे जो दंगे होते हैं, उन दंगे शब्द के लिए जो 1991 में हुए थे, इस पे चलिए उनके लिए दंगा वर्ड यूज किया गया था, पर वैसे हम ये कह सकते हैं कि वो बलवा होता है। रॉइटिंग मतलब बलवा। जब किसी भी, सब लोग इसको पढ़िएगा, जब किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा के अपराध का दोषी होगा। मतलब जब ऐसी असेंबली, अभी तो हमने देखा कि उन्होंने आपराधिक बल के साथ वो किसी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, पर अब उसमें वो हिंसा भी करते हैं, तो उसमें शामिल हर एक व्यक्ति जो कि उस असेंबली से जुड़ा है, ये माना जाएगा कि उसने रॉयटिंग मींस 146 में जो रॉयटिंग को एक्सप्लेन किया गया है उसके तहत अपराध किया है ना। अब इसके लिए पनिशमेंट क्या होगा? इसके लिए भी जो सामान्य हम एलिमेंट्स अगर की बात करूं तो क्या होंगे, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। मतलब लोग कितने हैं यहाँ पर रोहित? 5 और more. 5 और 5 से ज्यादा, ठीक है। और उनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट कैसा है? Unlawful. गुड। इसी के साथ उन्होंने उस एक्ट को करने के लिए, मतलब उनके कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए एक्टिविटीज की हैं। फिर एक उस अवैध जमाव ने न तो किसी सदस्य द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर हिंसा का प्रयोग किया गया है, कुछ लोगों द्वारा या किसी एक के द्वारा भी, और वो चल रहा है, स्टिल यू आर द मेंबर ऑफ द असेंबली, देन डेफिनेटली ये माना जाएगा कि आप उसी का पार्ट है। और यहाँ पर वो जो ऑफेंस है ये माना जाएगा कि उस असेंबली के द्वारा किया गया है ना। तो यहाँ पर एक जो बलवा है और विधि विरुद्ध जो जमाव है, इसके तहत अगर इस तरह का कोई क्राइम किया जाता है, देखिए विधि विरुद्ध जमाव में और दोनों में डिफरेंस क्या है? बल या हिंसा के प्रयोग द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य को की पूर्ति अगर की जाती है, जबकि किसके द्वारा? अनलॉफुल असेंबली प्लस रॉयटिंग, दोनों मिलाकर अगर आप किसी तरह का एक्ट करते हैं तो यहाँ पर वह 146 में आ जाता है। और उसमें क्योंकि हिंसा का तत्व होना जरूरी है, ऊपर हो सकता है आपने क्रिमिनल फोर्स है बट हिंसा नहीं हुई है, अब यहाँ जैसे ही हिंसा होती है ये मान लिया जाएगा रॉयटिंग में वो आ जाएगा। इसमें एक केस का नाम लिखिएगा, रघुनाथ राय वर्सेस सम्राट
कल आप सभी लोगों को इससे जुड़े सारे केस लॉस पढ़ के आने हैं और उस केस लॉस में से प्रॉब्लम्स निकालनी है अपनी कि कहाँ कहाँ आपको किन किन चीजों के लिए दिक्कत गई है, ठीक है। अब राइटिंग के लिए ऑफेंस, राइटिंग अगर किया गया है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा? 2 years मैम 2 years. और विद फाइन और फाइन, ठीक है। अब यहाँ जो 148 है, राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, घातक, यहाँ पर जो घातक युद्ध के लिए जो वेपन्स यूज में आते हैं, इस तरह के वेपन्स का यूज करना और उसके तहत अपराध करना, तो यहाँ पर जो पनिशमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 3 years तक हो जाएगा। देखिए इसे एक बार रीड करिएगा योशिता, जिसको भी इजी गोइंग हो वो रीड करते फटाफट, 1 मिनट ही बचा है इस सेक्शन के बाद 149 से कल पढ़ेंगे। जल्दी हाँ। Who is reading? Ma'am, 148. Yes. Writing armed with deadly weapons. Whoever is guilty of writing, being armed with a deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. मीन्स यहाँ पर उन हथियारों के का जो एक्सप्लेनेशन वो किया है वो कैसा किया है, जिससे कि किसी की मृत्यु पारित हो सकती है। अब अगर सभी लोगों के पास लकड़ियां हैं तो क्या हम कह दें कि उनके पास जो हथियार थे वो इस सेक्शन को बिलोंग करते हैं? नहीं, तलवार है, धारदार हथियार है, गन है, पिस्टल है, बंदूकें हैं, अगर इस तरह की चीजें हैं जिससे कि किसी की मृत्यु पारित हो सकती है, सिर्फ लठ है, लकड़ियां हैं, तो हम तो नहीं बोल सकते ना कि उन लोग उससे किसी की मृत्यु हो सकती है।